दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो जो आपका क्लास 10th का साइंस का आपका कल यानी कि 8 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो याद रखना सूर्य। अगर ये पूछे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो भी सूर्य मारना है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है तो भी सूर्य ही मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो वैसा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ईंधन लोगे तो वो बहुत ज्यादा आपका काम करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, सभी देखा जाए तो नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। परंतु जो सौर ऊर्जा होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। सेमी प्रश्न पर घुमाकर पूछा गया है। ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है? ये यहाँ पर उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो जैव हो गया, जैव गैस वगैरह। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये तीनों ही देखा जाए तो ऊर्जा स्रोत है जो आपके पास मेरे नजरिए में तीनों का तीनों ही देखा जाए तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। परंतु इनमें से मुझे सही ऑप्शन क्या लग रहा है पता है? जैव गैस। ठीक है, बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। खैर, मैं आपको क्लास 10 का साइंस का बहुत सारा वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, तो वो सभी जाके देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, अगर उतना सारा कर लेते हो तो आपका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। फिलहाल देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो वही हो गया। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा यहाँ पे, नवीकरणीय तो हो जाएगा कोयला, क्योंकि पवन, सूर्य और जो जल है ये तीनों का तीनों ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। अच्छा, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखो, चाहे लकड़ी की बात करो, चाहे गोबर गैस की, चाहे कोयला, ये सभी बायोमास ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, पर नाभिक ऊर्जा ऐसा नहीं होता, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र में। भारत में बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से ये प्रचलित है। ठीक है, अच्छा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? उसी को तो सौर सेल कहते हैं। अच्छा, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इन ऑप्शन में से देखा है तो सिलिकॉन का, एक्चुअली में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अच्छा, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो लगभग 1.4 किलो वाट पर मीटर। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। चलिए, मीटर स्क्वायर। अच्छा, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सबसे बड़ी सीमा तो यही कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। चलिए आगे बता सकते हैं, ये बहुत जगह एरिया भी घेरता है। ठीक है, अच्छा, जल विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो जल विद्युत संयंत्र में इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है, यही सही आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है? तो याद रखना, अवतल दर्पण। अच्छा, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो देखा जाए तो रासायनिक, विद्युत, ठीक है, ये दोनों का दो ही इनडायरेक्टली तौर पे सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होते हैं, परंतु नाभिक ऊर्जा में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पवन में गतिज ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, बायो गैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4, जिसको मेथेन बोलते हैं। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, निम्नलिखित में कौन प्रमुख मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? तो मेथेन हो जाएगा। अच्छा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? अभी मैंने आपको बताया था, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वैसा वही नाभिक ऊर्जा, अरे मैंने बायोमास का ही बात चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली बेटे बस घुमा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो CNG का। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा होगा? तो CNG। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग होता है? तो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो इसे तांबा का भी उपयोग होता है, चांदी का भी उपयोग होता है, परंतु चांदी यहाँ पे मार देना ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। निम्नलिखित में से में कौन
समाप्य ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कौन अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से देखा जाए तो आपके पास कोयला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। नाभिक के विखंडन प्रक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो न्यूट्रॉनों के द्वारा प्रेरित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी निम्नलिखित में कौन अच्छा ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है, भौतिक कारक होते हैं। निम्न में कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है, तो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो फसली क्षेत्र हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, तो नदी हो जाएगा। जैसे ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते क्या कहलाते हैं, उसी को तो हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो नहीं तोड़े जा सकते वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। चलिए आगे बढ़ते, जो रेफ्रिजरेटर AC वगैरह से निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो मुख्यतः उत्तरदायी जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है, तो देखा जाए तो जैव अनिम्नीकरणीय है, तो यहाँ देखा जाए तो अपमार्जक हो जाएगा। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, जैसे कि जो शाकाहारी होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, ये चूंकि शाकाहारी होता है इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। अच्छा, निम्न में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक की बात करूँ तो यहाँ उत्पादक की बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा घास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कवक हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वाहारी है, सर्वाहारी बात करूँ तो कुत्ता को सर्वाहारी कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो बेसिकली उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यहाँ में से देखा है तो घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी जो हो जाएंगे, ये बेसिकली इन सभी में से एक ऐसा है जो कि प्लास्टिक है, जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और यही से आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा था कौन सा ऐसा ग्रुप में कोई एक अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखा है तो घास, बकरी, मानव। हाँ, ये सही है, देखा है तो मानव बकरी को खा जाता है और बकरी घास को खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, तो देखा जाए तो कपड़े के थैले का उपयोग करना, ठीक है, बेमतलब पंखे ना चलाना, स्कूटी पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, यानी कि इनमें से सभी ये सभी पर्यावरण हितैषी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, चलिए कुछ सब्जेक्ट ही देखते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन है, तो जैव कारक और अजैव कारक। अच्छा, जैव कारक के 2 उदाहरण जैसे कि पेड़ पौधे जंतु हो गए। अच्छा, अजैव कारक अगर मैं कोई 2 एग्जाम्पल दूँ तो हो जाएगा प्रकाश, मृदा हो जाएगा। अच्छा, सौर सेल के लाभ और हानियां लिखे, तो देखो सबसे पहले लाभ पर बात करते हैं। देखो इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसका जो रख रखाव होता है ये सस्ता होता है, ये बिना किसी फोक्सन युति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जाता है, जहाँ पे कोई भीड़ भड़का ना हो, कोई क्या बोलते हैं उसको पॉपुलेशन इलाका ना हो, जहाँ पे कोई आवाजाही ना हो, वहाँ पे आप लोग इसको स्थापित कर सकते हो। यह साथ साथ यह प्रदूषण मुक्त होता है। अच्छा, इसकी हानियाँ क्या है, तो देखा जाए तो इसके केवल दृष्ट धारा प्राप्त होती है, इसमें देखा तो सिर्फ आपका DC करंट प्राप्त होता है। अच्छा, इससे विद्युत के सारे कार्य संभव नहीं हो पाता है, साथ ही साथ दिन में धूप रहने पर ही ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा, वरना नहीं देगा। साथ साथ ये बहुत खर्चीला भी होता है। नाभिक ऊर्जा का क्या महत्व है, तो देखो नाभिक ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ऊर्जा के साथ त्वरित होने वाले कणों के उपयोग से बड़े संख्या में शोध किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आपको चित्र दिया हुआ है, इसको देख के आंसर देना है कि यह चित्र क्या दर्शाता है। तो देखा जाए तो ये एक ब्रायोफिल्म की पत्ती द्वारा आपके पास कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चित्र में ए का क्या नाम है, देखो यहाँ पे जो ए ये वाला है इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कलिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई पत्ती किस पौधे की पत्ती हो सकती है, तो हो सकती है क्या, ब्रायोफिल्म की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है, देख लो आलू के ऊपर अर्धचंद्राकार आंखें होती है, सबको पता है। इन आंखों में पत्र कलिकाएं होती है। यदि आलू के आंख युक्त टुकड़े काटे जाए और उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाए तो आंखों से निचले भाग से जड़ उत्पन्न होकर भूमि में जाता है। पत्र कलिका प्रकाश के प्रभाव में विकसित होकर प्ररोह
का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आलू का होता है रोपण, सीधा सीधी समझ लो, ठीक है। तो ये सारा था, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारा वीडियो कराया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जय भारत। बाकी आपका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का। बोलोगे सर आपका तो बात ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अब हो गया।